एडिशन ऑफ वेक्टर लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका। वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी विद डायरेक्शन। ठीक है, अ वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी विद डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, वेक्टर के पास नेचर है। वो क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी। ठीक है, ये सारी हमने बात की थी। एंड अ वेक्टर कैन बी ट्रांसलेटेड पैरेलल टू इटसेल्फ, क्योंकि वेक्टर की आइडेंटिटी उसका मैग्नीट्यूड है, उसकी डायरेक्शन है और उसका नेचर है। सो वेक्टर कैन बी ट्रांसलेटेड पैरेलल टू इटसेल्फ। उसके बाद हमने वेक्टर एडिशन की बात की। हमारे पास कोई भी वेक्टर है, सपोज दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। And we want to find out a plus b. a plus b यानी कि एक वेक्टर में वेक्टर को ऐड कर रहे हैं। दो डायरेक्शन वाली क्वांटिटी हम ऐड कर रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। सो मेथड क्या था? एक को ट्रांसलेट करो, दूसरे के हेड के ऊपर रखो। कौन सा वेक्टर ट्रांसलेट करना है? होगा कोई भी कर, कोई फर्क नहीं पड़ता। a plus b is equal to b plus a। याद है ना, लास्ट क्लास के अंदर दोनों ही ट्रांसलेट करके दिखाए थे, सेम ही वेक्टर आए। तो इस b को उठाया, उठा के ट्रांसलेट करके इसके हेड पे रख दिया। ये स्टेप 1 है। और उसके बाद क्या किया? वेक्टर फ्रॉम टेल ऑफ वेक्टर फ्रॉम टेल टू हेड ऑफ द, दिस इज द रिजल्टेंट। ये वेक्टर है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, यानी कि एक क्वांटिटी A है इस डायरेक्शन में, एक क्वांटिटी B है इस डायरेक्शन में। इन दोनों का एडिशन हमें एक ये क्वांटिटी देगा उस डायरेक्शन में। इन दो डायरेक्शन पे ऐड किया तो उस डायरेक्शन में हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। और उसका मैग्नीट्यूड कितना है? लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था। अगर इस ट्रायंगल को हम कंप्लीट करें और इस ट्रायंगल को नाम दे दें A, B, C, और C से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप करें along this line, vector A के along, and this point is D। और दो एंगल के बीच में वेक्टर, ये एंगल हमें दिया हुआ था थीटा। What is the angle between two vectors? दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो क्या करते हैं? एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है। इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए तो क्या करूंगा मैं? इन दोनों के बीच में एंगल होगा जब आप इन दोनों को टेल टू टेल रखते हो, उसके बाद इनके बीच जो एंगल है, दिस एंगल इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ठीक है, या फिर अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करूं, ठीक, और इसको तुम पैरेलली ट्रांसलेट करके यहां भी रख सकते हो। अगर आप इसको इसके हेड पे रखते हो तो ये वाला एंगल हो जाएगा, दिस इज थीटा, दिस इज आल्सो थीटा। यहां पर इसको ट्रांसलेट करके इधर रखोगे, दिस इज थीटा, तो यहां भी थीटा आ जाएगा। ठीक है, सो इफ यू वांट टू नो द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एक को ट्रांसलेट करना है, दूसरे के हेड पे रख दो तो ये वाला एंगल, या फिर टेल पे रख दो, इन दोनों के बीच का एंगल। एंगल जानने के लिए भावना दोनों वेक्टर को टेल टू टेल रख देंगे। अब यहां से देखो, इस एंगल को अगर मैं फाई ले लूं, so R is equal to AC, AC square is equal to CD square plus AD square। AD, A is here, D is here,
सिंपल पाइथागोरस थ्योरम बन गया। इस ट्रायंगल के अंदर ये ट्रायंगल ए सी डी, इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा AC स्क्वायर, AC किसके बराबर है? AC इसका मैग्नीट्यूड है, ये लेंथ कितनी है? AC इज इक्वल टू लेंथ ऑफ दिस वेक्टर, लेंथ हमें बता रहा है मैग्नीट्यूड, so AC is equals to R square is equal to CD is equal to magnitude of vector B, CD is equal to B, and AD is equal to AB plus BD square of this. AB किसकी लेंथ के बराबर है? वेक्टर A की लेंथ के बराबर है। Therefore, it is equal to B square plus AD is equal to A and BD is equal to BD किसके बराबर है? B cos theta। बस क्लास में याद है? अगर हम बात करें यहाँ से हाइपोटेन्यूज कितना है? ये लेंथ, ठीक है? BD अपॉन हाइपोटेन्यूज इज BC, दिस इज इक्वल टू cos theta। So BD is equal to BC cos theta, और ये जो BD है ये BC बराबर किसके? ये है वेक्टर B, वेक्टर B का मैग्नीट्यूड है कैपिटल B। BD is equal to B cos theta। सर CD स्क्वायर B स्क्वायर कैसे है? बेटा CD क्या है? CD ये लिखा है मैंने AC स्क्वायर इज CD स्क्वायर प्लस, ओके, CD है मेरा B sin थीटा स्क्वायर, CD upon BC, this is equal to sin theta। So CD is equal to BC is vector B, magnitude of B into sin theta। So CD is B sin theta। This is B square sin square theta plus AB is equal to vector A and BD is equal to B cos theta। अब ठीक है? So this thing is B square sin square theta plus A square plus B square cos square theta plus 2AB cos theta। Now B square sin square theta plus B square cos square theta, sin square theta plus cos square theta 1 होता है, लास्ट क्लास में बताया था, याद है ना? तो इसको और इसको कंबाइन करके मिल जाएगा B स्क्वायर, और हमारे पास है क्या? डेट R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ठीक है? थीटा कहता है यहाँ पर, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। यानी कि अब देखो बात सुनना ध्यान से,
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, इसको हमने सिंपली ए लिख दिया था। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, इसको हमने सिंपली बी लिख दिया था। ऊपर एरो नहीं लगाया तो यानी कि स्केलर है। मैग्नीट्यूड एक स्केलर क्वांटिटी होगी, सो मैग्नीट्यूड इज ए, मैग्नीट्यूड इज बी। अगर दो वेक्टर आपको दे रखे हैं तो बेटा मैग्नीट्यूड आपको पता है दोनों का, और दोनों के बीच का एंगल पता है, तो हम इन दोनों का रिजल्टेंट बता सकते हैं कि इन दोनों का जो एडिशन होगा ना उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो आएगा इस इक्वेशन से। आपको अगर बताया भी नहीं कि स्पेस में वेक्टर कैसे ओरिएंटेड है, दिखाया भी नहीं, लेकिन आपको दोनों का मैग्नीट्यूड दे दिया और बता दिया इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल ये है, तो आप बीच में आप इस इक्वेशन से उसका मैग्नीट्यूड बता सकते हो, है कि नहीं? Therefore resultant ये हमेशा कैसे दिया जाएगा, अगर दो वेक्टर दे रखे हैं उनके बीच का एंगल दे रखा है, it will always be a square plus b square plus 2ab cos of theta. This is true always, always. Theta is the angle between these two vectors a and b. जो दो वेक्टर दे रखे हैं उनके बीच का एंगल है थीटा। a क्या है, मैग्नीट्यूड, b क्या है, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये भी मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर रखे हैं, मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ थीटा। और ये क्या है, इन दोनों वेक्टर का जो एडिशन है, यानी कि ये जो वेक्टर निकल कर आया इसका मैग्नीट्यूड आपको दे दिया, ठीक है। अब कोई आपसे पूछ ले कि फाई क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर जितने एंगल पर इंक्लाइंड है वेक्टर ए से, दैट इज फाई, है ना। रिजल्टेंट वेक्टर ए से कितने एंगल पर इंक्लाइंड है, दैट इज फाई। देवाशीष, सो देखो ये भी बताना पड़ेगा कि रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में है। हाँ जी, अगर हम वेक्टर्स को पैरेलली ट्रांसलेट कर सकते हैं, सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, उस पे वेक्टर ए का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस ऑब्जेक्ट से, और लेकिन जो वेक्टर बी का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में कहीं दूर से लग रहा है, तो ऑब्जेक्ट पे लेकिन वो फोर्स है ही नहीं, तो सर ट्रांसलेट करेंगे तो फिर वहाँ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की बात है। अगर हम उसके मैथमेटिकल ट्रीटमेंट की बात करेंगे, ये तो हमारा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ना, जहाँ ये आप कर सकते हो, इसको जब मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ रखूँ ये वेक्टर, ठीक है, कैसे भी ऐड करोगे, ये अगर मैं यहाँ प्लेस कर दूँ रिजल्टेंट वेक्टर, सो इसका मीनिंग चेंज हुआ, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट पर है, ठीक। लेकिन जब हम कॉपी में दो फोर्स यानी कि एक ऐसे लग रही है एक ऐसे लग रही है, ट्रीटमेंट आप ऐसे ही करोगे, वो फोर्स जो नेट फोर्स आएगी वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ही आएगी, ठीक है। सो एक्चुअल फिजिकल सिचुएशन और मैथमेटिक्स जो इसके पीछे की है, इसके बीच का जो लिंकेज है ना, वो हमारी समझ है, ठीक। हम एक मैथमेटिकल फॉर्मलिज्म तैयार कर रहे हैं, वेक्टर्स को कैसे हैंडल करना है, ऐसे करना है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही है ऑब्जेक्ट पे, जब हम ट्रांसलेट करते हैं हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि वो तो सेम ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा है। हाँ जी, अगर फोर्स की बात करिए ऑब्वियस सी बात, फोर्स एक ही चीज पर एक्ट कर रही है, लेकिन जब हम मैथ्स में फॉर्मुलेशन कर रहे हैं तो बेटा ये सोच के थोड़ा कर रहे हैं कि फोर्स एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है, इट इंक्लूड्स एवरी वेक्टर। ये जो एनालिसिस है हमारा हर उसके लिए वैलिड है। जैसे कि अब मैं आपका अभी देता हूँ एग्जांपल, पहले इस एंगल को देख, अभी समझाऊंगा आपको पॉइंट। अगर मैं बता दूं कि ये एंगल फाई कितना है, मुझे पता लग जाएगा कि रिजल्टेंट कितने एंगल पर इंक्लाइंड है वेक्टर ए के साथ, ठीक है। सो tan ऑफ फाई ये बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर व्हिच इज CD अपॉन बेस व्हिच इज AD। CD किसके बराबर है, CD इज इक्वल टू
sin theta and AD is equal to A plus B cos theta। तो बेटा जी अगर आपको एंगल थीटा पता है, इफ यू नो द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, तो भावना इस इक्वेशन से मैं ये भी बता सकता हूं कि वेक्टर A से रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। देखो कितनी पावरफुल इक्वेशंस है, इनका मीनिंग अगर समझो तो दो वेक्टर आपको दे दिए कैसे भी हैं, वो उनके बीच का एंगल मुझे पता है, उनका मैग्नीट्यूड पता है, तो मैं ये एंगल फाई भी बता सकता हूँ जो वेक्टर ए से बन रहा होगा, और मैं इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड भी बता सकता हूँ। ठीक है, याद रहेगी बात ये। अब क्या करें? अच्छा, जरूरी थोड़ा है कि हमेशा यही पूछे कि रिजल्टेंट वेक्टर ए से कितना मैग्नीट्यूड, कितना एंगल बना रहा है। सवाल ये भी हो सकता है कि रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर बी से कितना एंगल बना रहा है, तो वेक्टर बी को हम पैरेलल ट्रांसलेट कर सकते हैं। नहीं सर एंगल सम से निकाल लो, उससे पहले ए निकाल लो, थीटा 180 से माइनस कर लो और फिर उससे कर लो, वैसे ही करो। ये एंगल इसके और इसके सम के बराबर है। ठीक है, अदरवाइज क्या तरीका है, ये एंगल पूरा थीटा है, फाई आपने निकाल दिया, तो ये एंगल भी हमें पता लग जाएगा, ये पता लग जाएगा थीटा प्लस फाई, बी की डायरेक्शन यही है ना, बी को यहाँ किया, सो वो थीटा माइनस फाई हो जाएगा। हाँ जी, वो थीटा माइनस फाई हो जाएगा। थीटा दिया हुआ है, फाई आपने निकाल लिया, तो हम इसको भी निकाल देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट सीरीज अब याद करो। जब मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि बेटा एक फोर्स लग गई इस डायरेक्शन में 4 न्यूटन की, और इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लग गई अपवर्ड डायरेक्शन में 3 न्यूटन। ठीक है, ये हमने कंसीडर किया था। सो इसका एडिशन मैंने कैसे निकाला था, मैंने क्या किया, इस 3 न्यूटन के वेक्टर को ऐड करना है ना, इन दोनों का रिजल्टेंट मुझे जानना है इस ब्लॉक के ऊपर, सो मैंने इसको पैरेलली ट्रांसलेट करके इसके ऊपर, ये एडिशन पर्पस के लिए। अभी भी बात हुई है कि ऊपर की तरफ 3 न्यूटन की फोर्स लग रही है, लेकिन ऑब्जेक्ट पे लग गई, ये आपको पता है ना। एडिशन के लिए मैंने इसको मेंटली ट्रांसलेट किया, और मेंटली मैंने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया टेल से इसके हेड पर। सो रिजल्टेंट ये 4 है, ये 3 है, पाइथागोरस थ्योरम से ये एंगल 90 है, तो ये ऑटोमेटिकली 5 न्यूटन आएगा। अब समझे कि 5 न्यूटन लग तो ऑब्जेक्ट के ऊपर ही गया। जब मैं इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ, मैं फिजिकली ये नहीं कि मैंने फोर्स को उठा के उधर रख दिया। वेक्टर ट्रीटमेंट में मैं इसको उठा के यहाँ से यहाँ रख सकता हूँ, इन दोनों का एडिशन जानने के लिए। कंसिस्टेंट है, फोर्स 5 न्यूटन किसके ऊपर ही है, 3 न्यूटन की किसके ऊपर है। ऐसा नहीं कि मैंने उसके इम्पैक्ट को हटा दिया, लेकिन ऐड मैंने कैसे किया, इसको उठा के यहाँ रखा। ठीक है, parallelogram law of vector addition. Parallelogram law of vector addition. Suppose this is vector A, and let's suppose
दिस इज वेक्टर, ठीक है। और इसकी 2-4 कॉपीज जनरेट कर देते हैं। अगर ए और बी को ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, वेक्टर को पैरेलल ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलो इसको पैरेलल ट्रांसलेट करते हैं। इसको मैं इसके हेड पे रखूंगा ऐड करने के लिए। है ना? और चलो इसको भी ट्रांसलेट करते हैं। इसको ट्रांसलेट करके मैंने इधर रख दिया, रख सकता हूँ ना, वेक्टर v ही है। अब जरा देखो, अगर मैं क्या करूँ, ए को ट्रांसलेट कर सकता हूँ, ए को ट्रांसलेट करके और मैं इसको इधर रखूँ। ये भी रहेगा तो वेक्टर ए ही ना। क्या बन गया बच्चों, पैरेललोग्राम बन गया ना। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता क्या है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कुछ नहीं, देखो अगर इनको रिजल्टेंट चाहिए तो टेल से हेड तक जाना ही होगा। सो टेल से अगर मैं हेड तक जाऊंगा this will be the resultant vector। अब ये रिजल्टेंट वेक्टर इस पैरेललोग्राम का डायगोनल भी है। सो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? दिस इज b, दिस इज b, दिस इज a, दिस इज आल्सो a। यानी कि दो वेक्टर जो पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहे हैं उसका डायगोनल हमें रिजल्टेंट दे देगा। ओके, the diagonal of the parallelogram, the diagonal of the parallelogram formed by two vectors A and B, formed by any two vectors A and B, gives us the resultant of the two vectors, gives us the resultant of two vectors। So this is R। ये कोई ट्रायंगुलर लॉ से अलग है क्या? नहीं ना, बस इतना बता है कि अगर इन वेक्टर से एक पैरेललोग्राम बनेगा, वो यूनिक होगा। कोई भी दो वेक्टर आप उठा लो, एक पैरेललोग्राम हमेशा उससे बनेगा। कैसे बना मैंने आपको दिखा दिया, याद रहेगा? ठीक है, ट्रायंगल लॉ का ही एक मॉडिफिकेशन है। बस इससे एक एक्स्ट्रा बात आपको क्या पता लग गई कि दो वेक्टर हमेशा एक पैरेललोग्राम फॉर्म करेंगे, यानी कि दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन में लाई करेंगे। ठीक है, नॉट दैट two vectors will always
lie in a plane. बात सुन रहे हैं शीर्ष? अब जरा वापस देखो यहाँ पर आता है। हमने तो बता दिया कि फाई एंगल बनेगा। अब फाई एंगल तो शिवेश इस प्लेन के अंदर भी बन सकता है, इस साइड भी बन सकता है, इस साइड भी बन सकता है, इस लाइन से, है ना? अच्छा सर प्लेन सो देखिए तुम बी के प्लेन के अकॉर्डिंग होगा ना? बिल्कुल होगा। ए और बी जिस प्लेन में लाई करना है ये रिजल्टेंट भी उसी प्लेन में होगा, ठीक है? तो यानी कि ये एंगल इम्प्लाइड है किस प्लेन के अंदर है, उसी प्लेन के अंदर है जिस प्लेन के अंदर ए और बी वेक्टर है। और ए और बी वेक्टर हमेशा एक यूनिक प्लेन डिफाइन करेंगे, वो हमेशा एक यूनिक प्लेन में होंगे। ओके, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। प्लेन यस, इस प्लेन में अगर मैं दो वेक्टर बनाऊं तो किसी और प्लेन में कैसे हो जाएंगे? सर 3 डायमेंशनल में सपोज एक ऐसे जमीन पे है, कोई दो वेक्टर ले लो, ये सर एक ये ले लो, एक इधर ले लो, कैसे भी ले लो, तो ये एक प्लेन में कैसे? अगर एक ऐसे लेते हैं और एक ऐसे लेते हैं डायगोनल, आप कह रहे हो एक ये ले लिया और एक ऐसे ले लिया, ठीक है? अभी एक प्लेन में कैसे लाई करेंगे? ये लाई करेंगे, ये ऐसे जा रहा है, ये इधर है, एक प्लेन आपको पास करना है जो इन दोनों से पास होगा। अच्छा वो एक यूनिक प्लेन है ऐसे। सर मुझे लगा एक्सिस। नहीं 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 भाई, दो वेक्टर ट्रांसलेट करके लिया। वेक्टर तो कैसे भी हो सकता है, एक ये है एक इधर है, इनको ऐड करना है, आप ट्रांसलेट करके इसको इसके ऐड कर दो। अब देखो प्लेन टू प्लेन जॉइन है, आप हमेशा एक प्लेन ढूंढ सकते हो जो इन दोनों से पास हो। गॉट इट? सो दो वेक्टर, जहां तीसरा वेक्टर आ जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यस सर, उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन दो वेक्टर हमेशा एक यूनिक प्लेन डिफाइन करेंगे और उन दोनों का रिजल्टेंट उसी प्लेन के अंदर होगा। फिजिक्स इमेजिनेशन की चीज, और अगर इमेजिन नहीं हो पा रहा, इमेजिनेशन के साथ साथ लॉजिक भी दौड़ाना पड़ेगा। इमेजिनेशन नहीं है, लॉजिक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो लॉजिक के सहारे भी पार हो जाओगे। और इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, लॉजिक भी वीक है, फिर फिजिक्स बन जाएगा एक, ठीक है ना? इतना कुछ नहीं, इसमें है ही कुछ नहीं। शुरू के 3-4 चैप्टर हैं, फिर तो एक बार लैंग्वेज समझ में आ गई फिर तो सब पढ़ लो, ठीक है? यहाँ मान लो ये उखड़ गया, इसके बाद आगे कर रहे हो अंधाधुंध मेहनत, 16-16 घंटे पढ़ रहे हो। घर वाले भी कहेंगे यार मेरा बच्चा पढ़ के मर गया, लेकिन उन्हें क्या पता कि बच्चे का पेज थोड़ा हुआ और वो चाहे 20 घंटा पढ़ गए, आगे 20 घंटा सर मानने में कोई फायदा नहीं। जो सर फोड़ना है वो इन्हीं बेसिक चीज़ों में फोड़ना है। ये क्लियर हो गए तो फिर क्लियरली आपको दिखेगा, अच्छा ये मैग्नेटिक फील्ड इधर है, एक इधर है, चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है। पिक्चर इमेजिनेशन सामने आ जाएगा, वो पार्टिकल मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो कैसे होगा, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो फटाफट आप इमेजिन कर पाओगे। लेकिन ये चीज़ें वीक हैं तो आगे दिक्कत होगी, फिर तो बाद में पास हो ही जाओगे, क्योंकि जो बोर्ड स्पेसिफिक प्रोग्राम चलते हैं, क्योंकि बोर्ड्स वाले नहीं चाहते सीबीएसई के बच्चों को फेल किया जाए, तो वो इसीलिए सेट पैटर्न के सवाल पूछते रहते हैं ताकि कमज़ोर बच्चे भी उसको रट सकें, एग्जाम में जाएं, पास हो जाएं, है ना? किसी देश को अच्छा नहीं लगता अपने बच्चों को फेल करें, इसलिए वो सेम पैटर्न का पेपर बार बार बनाते रहते हैं। और अंडरस्टैंडिंग आपको किस लिए जाना है? अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि आपको करनी है सर्जरी, वो इम्पोर्टेंट है। अब जरा नेक्स्ट चीज देख लो, सपोज वी हैव टू ऐड
addition of more than two vectors, addition of more than two vectors. और कहीं कहीं आपको ये भी मिलेगा लिखा हुआ दी पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. सपोज हमारे पास ये कई सारे वेक्टर्स हैं. दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर सी, दिस इज वेक्टर डी एंड दिस इज वेक्टर ई. और इन सारे वेक्टर्स को हमें ऐड करना है. ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई. रिजल्टेंट चाहिए आपको. एक मेथड क्या है, ए और बी को ऐड किया, इसका रिजल्टेंट आएगा. वो सी में ऐड किया, उसका रिजल्टेंट आएगा. फिर डी में ऐड किया, ऐसे हम करते चलेंगे. और दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, दूसरा तरीका ये है कि ए में पहले, ये हमारा ए है, अब ए में हमें करना है बी को ऐड. तो बी को उठा के मैंने इसके हेड पे रख दिया. ये करना है ना. अब इसके बाद हमने क्या किया, सी को उठाते हैं और सी को उठाकर, भाई ए प्लस बी में सी को ऐड करेंगे ना. ए और बी को तो कर चुके, अब सी को उठाकर उसके हेड पे रखते हैं. क्योंकि देखो ए और बी का सम यहाँ खत्म होगा, तो उस रिजल्टेंट के हेड पे रख रहे हैं इसको. सी उठा के यहाँ रख दिया. डी को करना है तो डी को भी उठाओ और डी को उठाकर इसके हेड पे रख दिया. ठीक है. ई को लिया, ई को भी उठाकर इसके हेड पे रख दिया. बात सुन में. तो अब यहाँ रिजल्टेंट हमारा क्या होगा, टेल से, टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर. सो ये जो वेक्टर है हमारा, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर आर. ये ओके. कितने भी वेक्टर आपको दे रखे हैं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उठाने की सीक्वेंस में ए के ऊपर बी रखा है, बी के ऊपर सी रखा है, या अगर हम किसी और सीक्वेंस को भी फॉलो करेंगे तो भी हमें सेम ही रिजल्ट मिलेगा. ठीक. सर अगर सेम ही मिलना चाहिए, तो चेक कर लेते हैं. ई को पहले उठा लो, किसी को भी उठा लो. ई को हमने पहले उठाया, अब ई में आप डी को ऐड कर दो. डी को ऐड करना है तो इसको फेस को उठा के रख दिया. डी में आप चाहे सी को ऐड कर दो.
सी को उठाकर इसके हेड पे रख दिया। अब बी को ऐड कर देते हैं, तो बी को उठाकर इसके हेड पे रख दिया। फाइनल बचा हमारे पास वेक्टर ए। वेक्टर ए को उठाकर इसके हेड पर रख दिया। So vector addition is commutative. ये देखो, लेंथ भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। यही आना चाहिए था ना शिवेश, इसके पैरेलल ही आना चाहिए था, इसके पैरेलल ही आ गया। सो सीक्वेंस मैटर नहीं करती है, चाहे आप ये कर रहे हो या आप ई से स्टार्ट कर रहे हो, ई प्लस बी प्लस सी प्लस बी प्लस ए, ये भी आर ही देगा। और मैं किसी भी सीक्वेंस में इनको पिक कर सकता हूँ। मैं पहले चाहे सी उठाता तो भी यही आएगा। आप करके देखो, मैं पहले सी उठाऊं, फिर ए उठाऊं, फिर ए उठाऊं, मैं किस ऑर्डर में ऐड कर रहा हूँ फर्क नहीं पड़ रहा, हमेशा मुझे वेक्टर सेम मिलेगा हर केस। नोट करो बच्चे। ठीक है सुरेश, अगर मान लो एक ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगी हुई है सारी की सारी, कोई इधर से भी खींच रहा है, इधर से भी खींच रहा है ना, इधर से पुश कर रहा है, उनको ऐड तो मैं ऐसे ही करूंगा ना। इसका मतलब ये थोड़ा है कि मैं फोर्स वेक्टर हटा के यहाँ पे रख दिया। ठीक है, वेक्टर का मैथमेटिकल ट्रीटमेंट अलग है। फिजिकल सिनेरियो में देख लो, एक फोर्स इस डायरेक्शन में खींच रखा है, एक इस डायरेक्शन में खींच रखा है, एक इधर पुश कर रहा है, इधर पुश कर रहा है, इधर उठा रहा है, तो इतनी सारी फोर्स लग रही है। हम क्या करेंगे, उठा के सबको ऐसे जोड़ेंगे कि रिजल्टेंट फोर्स एक इस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट मूव करेगा। चलो नेक्स्ट टाइम लास्ट क्लास में एक चीज हमने बात की थी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। So let A be any scalar and A is a vector. So A into A, this means we will get a vector A times that of vector A and in the same direction. And in same direction. Suppose this is vector A and we are multiplying it by 2. So vector 2A would be twice its length. This is 2A. डायरेक्शन ही मैंने चेंज की, बस वेक्टर की लेंथ चेंज कर दी, 2 गुना हो गई। 1.5 लिखता तो 1.5 टाइम्स हो जाता, 10 लिखता तो 10 टाइम्स हो जाता। Now if it is multiplied by
if it is multiplied by -1, उस केस में क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। If this is vector A, we are multiplying it by -1, so -1 से मल्टीप्लाई करते मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेंथ वही रहेगी, ठीक है? डायरेक्शन, हाँ बिल्कुल, डायरेक्शन बिल्कुल रिवर्स होगी। सो -a वेक्टर क्या होगा? डायरेक्शन आपकी रिवर्स हो गई। दिस इज -a, ओके। तो ये एक वैल्यूज होगी तब भी रिवर्स हो जाएगी और फिर वो न्यूमरेटर वैल्यू से इसका मैग्नीट्यूड। अगर ये -2a होता तो ये अपोजिट डायरेक्शन में डबल लेंथ का वेक्टर होता, डायरेक्शन अपोजिट होती। सो माइनस भावना जहां हो गया वहां पे डायरेक्शन उल्टी कर देते, ठीक है? ये वेक्टर एक अलग वेक्टर है। बी वेरी क्लियर दैट वेक्टर A is not equal to minus of vector A। तो ऑब्वियस सी बात है, A is not equal to minus of vector A, क्योंकि इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन अलग है। Then direction reverse। Now next thing is subtraction of two vectors। Subtraction of two vectors। तो सेम फॉर्मूला यूज कर लेंगे बल्कि b में उसको नेगेटिव b लेके कर लेंगे। Suppose two vectors are given to us। Vector A and again this is vector B। दो वेक्टर हमने ले लिए and someone is asking you that please find A minus B। We have to find A minus B। ट्रांसलेट करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। वो तो करना ही होगा। सो उसमें रिजल्टेंट जो होगा सर जैसे एडिशन में उसका नेगेटिव वैल्यू मतलब उल्टा। ये तो मतलब है ना A माइनस बी, A प्लस माइनस बी वेक्टर। A के अंदर क्या ऐड कर रहे हैं? माइनस बी वेक्टर को ऐड कर रहे हैं। करेंगे एडिशन, ठीक है? मैंने आपको पहले भी कहा है कि यार एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई डिफरेंस थोड़ा है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कोई डिफरेंस नहीं है। जब हम एरर्स की बात कर रहे थे ये चीज हमने कभी सीखी थी। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक जैसा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन एक जैसा है। तो क्यों ना हम क्या करें, माइनस बी वेक्टर को उठाकर ऐड कर दें वेक्टर A के अंदर। अब हम अपनी क्लोनिंग टेक्निक से जानते हैं कि निकाल लेता हूं तो काम करें, ठीक है?
अब अच्छा हमको ये तो पता था कि एडिशन करते कैसे हैं। एडिशन करने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, इसको उठाकर इसके हेड पे रख देंगे। एडिशन करना तो आसान है। और सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, अगर मुझे माइनस बी वेक्टर चाहिए तो बेटा माइनस बी वेक्टर के लिए मुझे इसकी डायरेक्शन चेंज करनी होगी। डायरेक्शन चेंज करता हूँ, थोड़ा छोटा हो गया तो इसको ठीक करते हैं। What is this? This is minus b vector. ये होगा हाँ minus b vector. This is minus b vector. So minus b vector को ऐड करना है a में। सेम नॉर्मल प्रोसीजर हमारा, इसको उठाओ और उठाने के बाद इसको इसके हेड पे रख देना। फिर अब ये वेक्टर कौन सा है, वेक्टर ए। ये वेक्टर हमारा वेक्टर ए है, ये वेक्टर हमारा माइनस ऑफ वेक्टर बी है। तो रिजल्टेंट कहां से कहां होगा, टेल टू टेल, हेड टू हेड। रिजल्टेंट होगा हमारा टेल टू टेल, हेड टू हेड। दिस इज a माइनस b वेक्टर। ये जो वेक्टर हमें मिला, मुझे यही वेक्टर है हमारा a माइनस b वेक्टर। तो बेटा जी ये वाला जो वेक्टर है, ये तो आप जानते ही हो, दिस वेक्टर इज a प्लस b वेक्टर। देखो एक ही डायग्राम में दोनों चीजें आपको दिखा दी, a प्लस b भी दिखा दिया। दिस इज वेक्टर b, ये b है, ये माइनस b है। ये वेक्टर a है, ये वाला वेक्टर है a माइनस b, और ये वाला वेक्टर है a प्लस b। ठीक है। अब जरा देखो, ये इसका अगर रिजल्टेंट निकालना है मुझे, है ना, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है डायग्राम से। तो देखिए हम चाहिए, सबसे पहले तो मुझे एंगल चाहिएगा दोनों वेक्टर्स के बीच का। सपोज वी नो द एंगल बिटवीन ए एंड बी। Say the angle between vector A and vector B is theta. So the angle between A and B is theta. A और B के बीच का एंगल थीटा, यानी कि ये एंगल है हमारा थीटा। ठीक है। A और माइनस बी के बीच का एंगल कौन सा हो जाएगा, A और माइनस बी के बीच का एंगल हो जाएगा ये। दिस इज पाई माइनस थीटा। B और माइनस बी तो स्ट्रेट लाइन ही है ना, 180 होना चाहिए सम। दिस इज पाई माइनस थीटा। और वैसे भी अगर एंगल आपको देखना है A और माइनस बी के बीच का, तो बेटा जी हम क्या कर सकते हैं, दो वेक्टर को उठा के पैरेलली ट्रांसलेट करना होता है ना। माइनस बी वेक्टर को उठा के अगर मैं इसके यहाँ रख, क्यों शिवेश, ये वाला ये माइनस बी वेक्टर है,
है ना, ये टेल टू टेल लगते हैं एंगल नापने के लिए। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर है, दिस एंगल एंड दिस एंगल इज द सेम, पाई माइनस थीटा। चलो this is also minus b vector, दो वेक्टर को आप पैरेलली ट्रांसलेट कर सकते हो, तो this angle is also this. Now guys, if the angle between a and b is theta, तो इसको याद कर लो, then angle between a and minus b would be pi minus theta. अगर वेक्टर a और वेक्टर b के बीच में एंगल थीटा है, तो a और माइनस ऑफ b वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो पाई माइनस थीटा होगा। करेक्ट। ठीक है, माइनस बी एक अलग ही वेक्टर है, माइनस बी एक अलग ही वेक्टर है, लेकिन बी और माइनस बी का बस मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग है तो वो एक अलग वेक्टर हो गया। अब बेटा जी, दो वेक्टर का अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है तो हमें दो ही चीजें चाहिए। ठीक है, एंगल पता होना चाहिए दोनों वेक्टर के बीच का, और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। पता है कि नहीं? दोनों चीज पता है, एंगल क्या है वो भी पता है, और मैग्नीट्यूड क्या है एक एक वेक्टर का वो भी पता है। तो a माइनस बी निकालने के लिए if a minus b is equal to vector r, then r magnitude of r किसके बराबर होगा? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर। ठीक है, दूसरा वेक्टर क्या है? माइनस बी। माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अगर हम बात करें कि मुझे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो b के बराबर है ना, तो a स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो स्क्वायर प्लस 2ab, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और यहाँ पे एंगल कौन सा आता है? जो दो वेक्टर के बीच का एंगल है, यानी कि a और माइनस b के बीच वाला एंगल में लूंगा, क्योंकि मैं a के अंदर माइनस b को ऐड कर रहा हूँ। So here it would be cos of pi minus theta. Cos pi minus theta कितना होता है? What is cos pi minus theta? Cos sin cos pi minus x minus sin x, minus sin x, minus sin x. मानो बेटा आपने तो रिवाइज किया है, cos pi minus theta कितना होता है? सब कॉपी करके देख लो। Yes, sir. Sin theta. ऐसे करके मैंने बेटा कुछ बनाया था ना, कि ये वाली जो लाइन है इसके अलोंग अगर एंगल चेंज हो रहे हैं, शिवेश यहाँ देखो बेटा, वो सब भूल जाओ, तो sin जो लिखा है वो सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, सब भूल जाओ। इस वाली लाइन के अलोंग मैंने कहा था नो चेंज, अगर इस लाइन के अलोंग हम एंगल लिख रहे हैं नो चेंज, ये वाली लाइन भावना, इधर एंगल कौन कौन सा है? जीरो। एक राउंड के बाद दोबारा यहाँ आ जाएंगे तो एंगल 2 पाई, एक और राउंड घूम के यहाँ आ जाएंगे 4 पाई। ये सारे एंगल
इस एक्सिस पे लॉन्ग है पॉजिटिव एक्स वाई। इधर कौन कौन सा एंगल है, पाई है, घूम के इधर आ गए, फिर 2 पाई और घूम के इधर आ जाओगे तो 3 पाई भी इधर है, बेटा 5 पाई भी इधर है। ठीक है, तो मैंने ये बताया था कि अगर एंगल ऐसे लिखे हुए हैं दैट इस लाइन के लॉन्ग साइन जो है साइन ही रहेगा। जैसे कि अगर हमारे पास है साइन ऑफ पाई माइनस थीटा या साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, ये दो एंगल हमने ले लिए। बेटा पाई माइनस थीटा यानी कि इस क्वाड्रेंट में आप चले जाओगे, कुछ घटा रहे हो, पाई में से कुछ घटा रहे हो तो उधर ही आ जाओगे ना। ये मत सोचना कि थीटा की वैल्यू अगर ज्यादा हुई तो क्या होगा, वो नहीं सोचना। तरीका ये पाई माइनस थीटा आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओगे। ठीक है, आप इधर आ जाओगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, साइन का साइन ही रहना है, तो ये साइन थीटा आएगा और पॉजिटिव का आएगा। साइन पाई प्लस थीटा, पाई में थोड़ा सा ऐड होती है, आप इस क्वाड्रेंट में पहुंचते हो। थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा जी साइन नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर साइन थीटा तो आएगा ही और उसका साइन आ जाएगा माइनस। अब हमारे पास दे रखा था cos ऑफ पाई माइनस थीटा, फंक्शन कोई भी वो चेंज नहीं होगा इस लाइन के अलोंग। अगर इस लाइन के अलोंग होता तो वहां चेंज करते, साइन का cos, cos का साइन, tan का cot, cot का tan। सर अगर हम थीटा 60 लेते हैं, कुछ ही ले लो सर cos 180 माइनस 60 ले लो, सर cos 120 cos पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए। देखो cos का तो cos ही रहने वाला है, कुछ भी हो जाए। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos गए, पाई से घटाया, सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाओगे, वहां cos क्या है, नेगेटिव, माइनस cos थीटा। ठीक, माइनस cos थीटा आएगा। अगर आपसे कोई कहता है कि बेटा जी मुझे cos 120 की वैल्यू बता दो, तो आप cos 120 को लिखोगे cos ऑफ 180 यानी कि पाई माइनस 60, लिखोगे नहीं लिखोगे? 180 के अराउंड चेंज हो रहा है ना, सो cos 60 ही रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट है ना, माइनस साइन आ जाएगा, माइनस cos 60। सो cos 120 इज माइनस हाफ। So the root of a square plus b square minus 2 will be cos. तो ये हमारे पास आया, the resultant of a minus b is equal to a square plus b square minus 2ab cos of theta। बेटा ये बात याद रखना, माइनस साइन तो आ गया, लेकिन ये थीटा है क्या, थीटा a और b के बीच का एंगल है, और पाई माइनस थीटा किसके बीच का एंगल है, a और माइनस b के बीच का। कौन सा लेक्चर देख रहे हो ना, ये बताओ। देख दिया, ये भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सब देख दिया पूरा। ठीक है, तो फिर कैसे ये बता दो पाई माइनस थीटा, ये वाली चीज़ कैसे नहीं बताती, जो फंक्शन चेंज होते हैं। हमारे क्लास में तो आपसे शुरू हो गया, पारा हो जाता है इस लाइन के लॉन्ग नो चेंज, है ना। इस लाइन पे लॉन्ग अगर एंगल दिख रहे हैं तो वहां पर चेंज होगा। देखो यही यहीं पे आता है ना 90,
cos 90 प्लस थीटा को साइन कर देते हैं, sin 90 प्लस थीटा को cos कर देते हैं। तो इस वाली लाइन या यहाँ पे कोई एंगल है, ये 370, ठीक है, वापस घूम के इधर आ जाओगे, ये है 270, 270 है सर 270 और सर नीचे 270 बोल 270, दिस इज 450। नोट्स में बल्कि ऐसे भी करके लिखाया हुआ है कि हम किसी भी एंगल को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन ऑफ n इंटू 90 माइनस थीटा। n अगर ओड है तो ये हो जाएगा हमारा क्या, cos। n अगर इवन है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, प्लस लगाएंगे या माइनस लगाएंगे वो क्वाड्रेंट से डिसाइड होगा। दोनों ही तरीके आपको बता रखे हैं, ये वाला भी ये वाला भी। अगर विजुअलाइजेशन दिमाग नहीं चल रहा तो फिर two vectors A and B are given, and theta is the angle between them, and theta is the angle between them. तो सर a प्लस b का जो रिजल्टेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b वेक्टर जो भी आएगा, इसका मीनिंग समझ गया ना, a और b को जोड़ के उसका जो मैग्नीट्यूड है, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये फर्क नहीं पड़ता थीटा एंगल क्या है, प्लस 2ab cos थीटा, यही आएगा a और b का। और अगर हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं a माइनस b, दिस वुड बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। थीटा की टर्म्स में लिखा है ये भी। थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b, ये नहीं भूलना है, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b। तो सबट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, ये चीज हो चुकी है। अब तक किया जाए सर वेक्टर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। नहीं सर, पहले मुझे आपके वेक्टर एडिशन में तो कॉन्फिडेंस आए। Find the angle between A and B if magnitude of A plus B is equal to magnitude of A minus B. Find the angle between A and B if A plus B is equal to modulus of A minus B. Please solve it. और हिंट भी बोर्ड के ऊपर ही लिखा हुआ है।
से 90 डिग्री। दिखाओ। देखो बाबा, ये दे रखा है a प्लस बी का मैग्नीट्यूड भी लिखा हुआ है, a माइनस बी का भी मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। दोनों को बराबर ही तो रखना है ना। इसकी जगह ये रखोगे, इसकी जगह ये रखोगे, दोनों को बराबर रख देंगे। So it is simply given to us that the root of a square plus b square plus 2ab cos theta, this thing is equal to under root of a square plus b square minus 2ab cos theta। शिवेश जी क्वेश्चन बताइए इजी क्यों लगा है? ये वैल्यूज हैं लिखी हुई, अगर मैं वैसे देता हंसते पकता। नहीं वैल्यूज में दूंगा मैं सवाल, हुआ था ना, मैं वैल्यूज में सवाल दूंगा हंसो, इसलिए रिवीजन करते रहना। और बेटा ये हो जाएगा ना, अब दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे तो अंडर रूट हट जाएगा और हमारे पास बचेगा क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos theta, this thing is equal to a square plus b square minus 2ab cos theta। so a square b square ये तो कैंसिल हो गया, उसको इधर ले आएंगे, so 4ab cos theta this is equal to 0। अब वेक्टर a और b दोनों नॉन जीरो है, जीरो वेक्टर थोड़े लिए हमने, ना a जीरो है ना b जीरो है। so magnitude of a is non-zero, magnitude of b is non-zero। चार भी जीरो नहीं है, ये मल्टीप्लाई हो रखे हैं ना चीजें, 4 मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई b मल्टीप्लाइड बाई cos थीटा। ना a जीरो है ना b जीरो है ना 4 जीरो है, आंसर जीरो आना है। तो यानी कि cos थीटा को जीरो होना मजबूरी है। This implies that cos theta has to be zero। अब जीरो कहाँ होता है cos? When theta is pi by 2। ठीक है, ठीक है, यानी कि दो वेक्टर अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये तो मतलब हुआ दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है। ठीक, ऐड करना है तो उसको उठाकर इसके ऊपर रख देता हूँ, इसको क्लोन करके इसको नीचे रख देता हूँ,
सर ऐसा पॉसिबल है कि दोनों वेक्टर्स और रिजल्टेंट भी इक्वल हो, तीनों इक्वल हाँ जी, दोनों वेक्टर और रिजल्टेंट तीनों इक्वल? समझा नहीं बात आप? सर A equals to B equals to R. ये संभव नहीं। सर मेरे से वाइवा में पूछ लिया था ये क्वेश्चन, बताओ एंगल क्या होगा? बताओ अभी बताओ। ठीक है, सपोज करो ये वेक्टर A है, दिस इज वेक्टर B, दिस इज वेक्टर माइनस। सो जो मैग्नीट्यूड आपका A प्लस B का है, ठीक है ना, देखो ये वाला राइट ट्रायंगल, ये वाला राइट ट्रायंगल, जो मैग्नीट्यूड ये है वही मैग्नीट्यूड ये है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर आएगा ही। दिस इज A प्लस B, दिस थिंग इज A माइनस B। अब शिवेश कह रहा है कि सर ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि दोनों वेक्टर जो है बराबर है, उनका मैग्नीट्यूड भी उसके बराबर ही है, ये कह रहे हो? हैं? कह रहे थे कि अगर एंगल 120 डिग्री है तब। हाँ, उस केस में होता है। कैसे कैसे? दोनों वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हैं, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ 120 डिग्री, a बराबर b के ही है, तो इसको मैं 2a स्क्वायर ये लिख सकता हूँ, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। cos ऑफ 120 180 माइनस 60 माइनस cos 60 आ जाएगा, और cos 60 होता है हाफ। सो अब देखो बेटा, a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, इसकी वैल्यू आएगी -1/2, 2 और 2 कैंसिल, माइनस a स्क्वायर एक a स्क्वायर कैंसिल, सो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर ये आएगा निकल के बराबर 1। ठीक है, उस केस में ये बराबर हो जाएगा, यानी कि क्या बनेगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्योंकि ट्रायंगुलर दो वेक्टर एडिशन क्या करता है, एक वेक्टर ऐड करना है, दूसरा वेक्टर जो ऐड करना है वो भी अगर सेम लेंथ का है और एंगल इनके बीच में 60 डिग्री बन रहा है, तो 60 डिग्री का एंगल, सॉरी ये हमारे पास वेक्टर है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर हमारे पास ये है। तो तीसरी साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, तीनों साइड्स इसकी बराबर हो जाएंगे। तो अगर ये मेरा वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी है, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल 120 डिग्री ही होगा, ठीक। और बी को ट्रांसलेट करके मैं यहाँ रखूंगा, तो दो एंगल इनके बीच में ये एंगल हो जाएगा 120 डिग्री का, ये इसका रिजल्ट है। पैरेललोग्राम दो से भी ये हमारा आ जाएगा। और वैसे भी देखो, फॉर्मूला हमेशा हमें कौन सा यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। दो वेक्टर के बीच का एंगल हमें दे रखा है, और मान लो ये कह दे कि इसका रिजल्टेंट इसके बराबर ही है, दो इक्वल वेक्टर्स हैं मेरे पास। अगर कोई आपसे कह रहा है दो इक्वल वेक्टर हैं और रिजल्टेंट भी उसके मैग्नीट्यूड के बराबर ही है, r a के बराबर ही निकल कर आएगा, और दोनों वेक्टर इक्वल हैं, आप एंगल बताओ। सो a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा, सिर्फ यही इक्वेशन होगी ना, क्योंकि तो कह सकते हैं कि रिजल्टेंट उसके मैग्नीट्यूड के बराबर ही है। अब एंगल बता दो दोनों वेक्टर के बीच में क्या है, अगर दोनों वेक्टर इक्वल है, तो अब ये इक्वेशन देखो, a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर स्क्वायर कर लेते हैं पहले, 2a स्क्वायर
cos थीटा, वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ से अगर आप 2a² कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस cos थीटा अंडर रूट ऑफ दिस। अब 1 प्लस cos थीटा, इसमें cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा दो। cos 2 थीटा किसके बराबर होता है, cos of 2a is equal to 2 sin square a minus 1, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो एंगल है उसका आधा इधर हो जाएगा। तो यहाँ पर थीटा है तो इसका एंगल cos थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। सॉरी 2 cos स्क्वायर आएगा ना, तो 2 cos square a minus 1, 2 cos स्क्वायर आएगा, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। सो इधर क्या बचेगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, a is equal to a square is equal to 2a square and this is 1 plus cos theta is 2 cos square theta by 2. So a square and a square will cancel, cos square theta by 2 this is equal to 1 by 4 or cos theta by 2 is 1 by 2 cos of theta by 2 this is 1 by 2 और cos 60 हाफ होता है ना, so theta by 2 is 60 degree, theta is equal to 120 degree because cos 60 is half। अगर ये कंडीशन दे दी तो हम एंगल भी यहाँ से बता सकते हैं विदाउट लुकिंग एट द फिजिकल सिचुएशन, है ना। बिना फिजिकल सिचुएशन देखे हमने ये कैलकुलेट किया, एंगल अपने आप ही 60 डिग्री 120 डिग्री निकल कर आया इन दोनों ए और बी के बीच में। गॉट इट। सर लेकिन वैसे देखा जाए ये डायग्राम वाली तो ज़्यादा क्विक अप्रोच है, ज़्यादा क्विक है, फास्ट है। नहीं, मेरे को तो पता था जब 120 होता है तब ये सिचुएशन होगी। नहीं सर, पता नहीं तो फिर कैसे ड्रॉ करो सर। हमको पता है ए और बी और आर इक्वल है, बना दिया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, 60 हो गया, वो 120 हो गया, और फिर ऐसे। तो ए बी सी इक्वल, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, फिर ये भी इक्वल है। इसी अरेंजमेंट में रखोगे तीन इक्वल वेक्टर, ये कैसे पता? सर ए को बना लिया, सर फिर 60 भी, सर हमने दूसरा भी ऐसे बना लिया। दो एक ये दे रखा है आपको और एक दे रखा है, ठीक है, एक ये दे दिया और एक खोल कैसे दे दी? सर दिया नहीं है तो पूछा है बस, बोल भी दो। अगर मैं स्टेटमेंट आपको दे दूं that the resultant we are having two equal vectors and the resultant of the two vectors is having same magnitude, then find the angle between the two vectors। so चीज दिख गई, इसके आसान लगती है। अगर सीधी स्टेटमेंट दे दूंगा तो दिक्कत होगी। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? क्वेश्चंस दिखाऊंगा, नोट करो।